Hey friends, welcome to my another video lecture. This is Dharmesh Singh Tomar and I am here with a very important, very interesting topic to improve your English. Friends, look at the board. Present indefinite tense or simple present tense means अनिश्चित वर्तमान काल. तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर से पहले मैंने ट्रांसलेशन और टेंस से रिलेटेड एक वीडियो था वो अपलोड कर दिया. उसमें बताया गया है कि टेंस कितने होते हैं और टेंस के कितने प्रकार बनते हैं. फ्रेंड्स अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें जिससे आप क्लियरली इसको. लुक एट द बोर्ड, लुक एट दीज सेंटेंसेस. ये वाक्य मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स 15 वाक्य और चुनकर लिखा गया है इनको. देखिए, मनीष को उम्मीद है वह 8 बजे स्कूल के लिए निकलता है. इस मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए है. तुम्हें क्या चाहिए? इस प्रकार से मैंने 15 वाक्य लिखे हैं. फ्रेंड्स इनको ध्यान से देखिए और बताइए क्या आप इनको समझ पा रहे हैं कि ये वाक्य किस टेंस को बिलोंग करते हैं और इन्हें अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा. तो फ्रेंड्स इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हमारा वीडियो है और आज का वीडियो बहुत ज्यादा रुचिकर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो आइए फ्रेंड्स अपना वीडियो शुरू करते हैं. आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी अनिश्चित काल. तो पहले आप समझिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बेसिक लेवल से शुरू करके और एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा. तो प्लीज आप साथ बने रहें. इस टेंस को समझने के लिए हमें बेसिक स्तर पर क्या करना चाहिए देखें. इस चार्ट से आप समझ सकते हैं. सबसे पहले हमें पहचान के बारे में जानना चाहिए. अगर आप बेसिक स्तर पर हैं तो आप इस टेंस की जो पहचान है वो इस तरीके से याद कर सकते हैं. ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती हूं. अर्थात ये जो शब्द लिखे हुए हैं वाक्य के अंत में इन शब्दों में से कोई एक मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप बेसिक स्तर पर हैं तब. फ्रेंड्स अगर आप एडवांस लर्नर हैं और एडवांस लेवल पर हैं तो आप देखें वाक्यों में ये भाव मिलने वाले हैं. इस तरीके किसी न किसी का भाव मिलेगा. वाक्य में सर्वकालिक सत्य, एटर्नल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है. मतलब एक ऐसा सत्य मिलेगा, ऐसे वाक्य जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है. इसके बाद प्रतिदिन के कार्य, रोजाना होने वाले कार्य जो आपके रूटीन वर्क हैं वो भी सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाते हैं. फ्रेंड्स रेडियो या टीवी पर जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री वाले वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं. अंग्रेजी अखबार अगर आपने पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि इंग्लिश अखबार का जो हेडलाइन है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है. और फ्यूचर के कई ऐसे कार्य जिनकी प्लानिंग पहले ही कर ली गई है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका जाएंगे. प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका जाएंगे. ऐसा प्रतीत होता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन वास्तव में अगर एडवांस लर्नर हैं आप तो इसको समझ लें कि ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करना होगा. इसी के साथ आप देखें कोटेशन, किसी के द्वारा कोई कोटेशन बोला जाता है तो कोटेशन वाले वाक्य भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं. और आपकी आदत से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, आदत से जुड़े हुए कार्यों से संबंधित जो भी वाक्य होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होंगे. तो फ्रेंड्स यहां तक मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं. ये पहचान लिखी हुई है. और अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो वाक्यों के भाव को समझकर पहचानने का प्रयास करें. फ्रेंड्स जैसा कि मैंने इधर कुछ वाक्य लिखे हैं उसमें कई लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पर इन्हीं भावों
ये इस प्रकार के जो भाव लिखे हैं वो मिलेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करें, आप इस तरीके की चीजों को थोड़ा नोट करें। फ्रेंड्स अब देखिए, जब हम पहचान क्लियर कर लेते हैं, हम समझ सकते हैं कि मैंने पहचान लिया हिंदी में लिखा हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अब हमें इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। वाक्य को ट्रांसलेट हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही लिख के रखा है, यहां पर वर्ब चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं। इस चीज को मैंने लास्ट वाला जो वीडियो था ट्रांसलेशन एंड टेंस, उसको आप देखें, उसमें क्लियर किया है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी से जिसको प्रदर्शित किया जाता है, और मेन वर्ब जिसको एमवी से प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यहां बता देना चाहता हूं कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू है और डज है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का प्रयोग करेंगे। मतलब एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। फ्रेंड्स आइए देखते हैं मेन वर्ब का कैसा प्रयोग करना है, कैसी मेन वर्ब। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स कि हमें बेस फॉर्म, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वही लगाना है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म में बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब इस टेंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो बेसिक लर्नर होते हैं उन्हें बड़ी समस्या आती है। तो वो लोग प्लीज ध्यान दें कि मैंने यहाँ कुछ रूल्स लिखे हैं, नोट लगा के मैंने 2 नियम लिखे हैं, इनको बड़े ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इसमें मैंने बताया है कि वाक्य अगर अफर्मेटिव है, वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो उन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, डू और डज का प्रयोग नहीं करना है। कैसे वाक्यों में? अफर्मेटिव वाक्यों में। फ्रेंड्स वाक्य अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उसको भी ध्यान से देखें, जिससे आप वाक्यों के प्रकार को क्लियर कर पाए, जिससे इजीली समझ पाएंगे आप। आइए देखें। तो इस नियम से मैंने बता दिया है। तो पहला नियम यह है कि वाक्य अगर अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर वाक्य, यहाँ पे एक और चीज, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड नियम। अब मेन वर्ब से रिलेटेड नियम है, अगर वाक्य अफर्मेटिव है और वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक है और वाक्य का कर्ता एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर वाक्य अफर्मेटिव है और वाक्य का कर्ता सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये इस टेंस की विशेषता है। प्लीज इन 2 रूल्स को जरूर याद रखें, तभी आप वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप यहां तक बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए इससे आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां बोर्ड पर लिख के रखा है एस या ईएस। कंफ्यूजन है, मैंने बताया आपको, अगर वाक्य अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस में से एक लगाना है। क्या लगाना है? कंफ्यूजन है, तो ध्यान रखें ईएस कहां लगाना है वो ध्यान रखें बस, और शेष बची हुई जो क्रियाएं होती हैं उनके अंत में लगा देते हैं हम एस। ईएस कहां लगाना वो ध्यान रखें। अगर क्रिया का अंतिम अक्षर ओ है, एस है, एक्स है, एस एच है या सी एच है, इनमें से अगर कोई है तो हमें क्रिया के अंत में एस न जोड़कर ईएस जोड़ना चाहिए। जैसे मैंने लिख के रखी है कुछ क्रियाएं, गो, गो, तो आपको यहां पे जोड़ना है ईएस, गोज। पास, ईएस जोड़ेंगे, पासेस। टैक्स, टैक्सेस। पुश, पुशेस। टीच,
टीचेस। फ्रेंड्स अब प्रश्न ये उठता है एसआईएस का प्रयोग करते क्यों हैं? तो फ्रेंड्स ये बहुत जानने लायक बात है कि जो भी नाउन्स होती हैं वो हमेशा सिंगुलर होती हैं नाउन, और उन्हें एसआईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, और जितनी भी क्रियाएं होती हैं यानी मेन वर्ब होते हैं वो सभी प्लूरल होते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सारी क्रियाएं हमेशा प्लूरल होती हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए उनके अंत में एसआईएस जोड़ना होता है। तो फ्रेंड्स चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें क्रियाओं को सिंगुलर बनाना पड़ता है और एसआईएस जोड़ के हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किन क्रियाओं के अंत में ईएस जोड़नी है। फ्रेंड्स अभी तक जो बताया गया मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी प्रकार से उसे समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स अब मैं वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करना है उसके बारे में बात करता हूं। लुक एट द बोर्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। फ्रेंड्स यहां पे जो मैंने वाक्य शामिल किए हैं बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, बेसिक लर्नर के लिए, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा वर्ब। वर्ब फ्रेंड्स अगर आपने ट्रांसलेशन और टेंस वाला वीडियो अगर देखा है तो आप क्लियर कर पाए होंगे कि एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब। तो यहां पर मैंने बता दिया है आपको कि पहले ही डीएम में बता दिया है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, मेन वर्ब का करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है मेन वर्ब में सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। कहां एस लगाते हैं कहां ईएस लगाते हैं ये आपको बता दिया है। बस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, ये चीज भी ट्रांसलेशन और टेंस के वीडियो में अच्छी प्रकार से बताई गई है। तो फ्रेंड्स उसको आप एक बार जरूर देखें। आइए इनको ट्रांसलेट करना देखते हैं, ट्रांसलेट कैसे होंगे। आप देखेंगे कि क्या लिखा है, तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं, द स्टार्स। तारों के लिए अंग्रेजी क्या लगाएंगे, द स्टार्स। और चमकने, जब तारे चमकते हैं तो वो टिमटिमाते हैं, तो इसके लिए हम लगाएंगे ट्विंकल, ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब यहां पर मेन वर्ब में एसआईएस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि स्टार प्लूरल है, जब सिंगुलर होगा तो एसआईएस का प्रयोग करना होगा। आइए फ्रेंड्स अगले सेंटेंस को देखते हैं। उसे लगता है, यानी उसे लगता है अर्थात वो ऐसा सोचता है, तो उसे के लिए हम ही या सी किसी का भी प्रयोग कर देंगे। लगता है यानी वो ऐसा सोचता है, उसे ऐसा लगता है, ऐसा उसका विचार है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, थिंक। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एसआईएस का प्रयोग करना होगा, तो ही थिंक्स। वहां रोज दंगे होते हैं। वाक्य को ध्यान दें, वाक्य पर ध्यान दें और सब्जेक्ट को छांटने का प्रयास करें। वहां रोज दंगे होते हैं, तो यहां सब्जेक्ट है दंगे, द रियॉट्स। रियॉट्स मीन्स होता है दंगे, रियॉट्स। जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं उनके होने के लिए हमें टेक प्लेस का प्रयोग करना चाहिए। टेक प्लेस, टेक प्लेस मीन्स होना, टेक प्लेस। द रियॉट्स टेक प्लेस देयर, वहां के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, देयर। फॉर्मूले के अनुसार आप देखते जाएं और रखते जाएं, वाक्य आसानी से बन जाएगा। आइए फ्रेंड्स यहां तक हम 3 वाक्य बना चुके हैं। चौथे वाक्य को देखते हैं। हम सभी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। कौन घूमने जाता है, हम सभी, यानी सब्जेक्ट कौन है, हम सभी, तो ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब का होता है घूमने जाना, यानी 2 वर्ब है यहां देख पा रहे होंगे, जाना और एक घूमना। जब क्रियाएं 2 मिले तो यहां पे लगाएंगे गो। गो मीन्स होता है जाना और दूसरी क्रियाओं को हमें टू से जोड़ना चाहिए, गो टू वॉक, गो टू वॉक। ऑल ऑफ अस गो टू वॉक, और जो समय है एवरी डे वो सबसे अंत में लगाते हैं। इस प्रकार की चीजों को
ट्रांसलेशन और टेंस के वीडियो में भली प्रकार से समझाया गया फ्रेंड्स, वहां जाके आप ये चीजें क्लियर कर सकते हैं। देखें अंतिम वाक्य, यहाँ रोज वर्षा होती है, यहाँ रोज वर्षा होती है। वर्षा, मौसम, दिन, दिनांक, वर्ष, ऐसे जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं उनके लिए हमें इट का प्रयोग करना चाहिए। इट, और इट हमेशा सिंगुलर होता है। इट सब्जेक्ट हो गया, काम क्या होता है, वर्षा, रेन। रेन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमें यहाँ एस का प्रयोग करना चाहिए। इट रेन्स, यहाँ के लिए प्रयोग करेंगे हम ईयर। इट रेन्स हियर, और रोज के लिए लगाते हैं डेली। इट रेन्स हियर डेली। देखो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी इजीली वाक्यों को ट्रांसलेट किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहां तक की जो भी चीजें बताई गई हैं उनको भली प्रकार से समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स ध्यान से देखते रहें। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स एक टेंस को पढ़ाते हुए मैं आपको चार प्रकार के वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप देख चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, यस नो टाइप वाले सेंटेंस हैं इनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, और WH फैमिली वाले जो सेंटेंस है उनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। वाक्य अगर आपको नेगेटिव मिलता है, वाक्य नेगेटिव कैसे होते हैं, यस नो टाइप कैसे होते हैं, WH फैमिली, तो इसका वीडियो फ्रेंड्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको प्लीज आप देखें तो आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी, तो आप जरूर देखें ध्यान से। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस मिलता है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सिंपल है। यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जो डू डज हेल्पिंग वर्ब बताई गई वो नेगेटिव में आपको प्रयोग करना है, और नहीं के लिए नॉट लगाना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और अन्य शब्द अगर आते हैं तो उनको लास्ट में ले जाना है। कहां किस प्रकार से लगाना है, ये ट्रांसलेशन और टेंस के वीडियो में सारी चीजें बताई गई हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो फ्रेंड्स उनको भी ध्यान से देखें। फ्रेंड्स देखिए, यस नो टाइप सेंटेंस या अपनी सुविधा के लिए ना फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए यानी यस नो टाइप सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट ना पहले रखते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी होगी। सब्जेक्ट ना रखते हुए पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट दूसरी जगह पर, और पूरा सेम। आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। इसके बाद आप देखिए WH फैमिली वाले बात, अगर इनको सुविधा के लिए सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, और इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नहीं करना। जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट इंटरोगेटिव या यस नो टाइप वाले जो सेंटेंस हैं, ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला वही लिखा है। आप देखिए यहां तक केवल पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया गया है। जो क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में मिलने वाला है उसको आप शुरू में जोड़ दें, और फर्स्ट इंटरोगेटिव का फॉर्मूला ही जोड़ दें, और वो सेकंड इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी WH फैमिली वाले वाक्य बन जाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज और जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यस नो टाइप वाला वाक्य यानी फर्स्ट इंटरोगेटिव और WH फैमिली वाला वाक्य यानी सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इनमें अगर आपको नॉट लगाना है, ऐसे वाक्यों में अगर आपको नॉट जोड़ना है, यानी इंटरोगेटिव होने के साथ साथ ये नेगेटिव भी है, तो आप फॉर्मूले में ठीक सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये जो स्थान है, सब्जेक्ट के बाद का जो स्थान है, तो यहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहां देखें इस सेंटेंस में, यहां सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे।